हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही हो। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन 476। 476 स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मोहन सामंत के अधिकांश चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? इनके अधिकांश चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? मोहन सामंत के अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद बेसिकली एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को बोलते हैं। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जर्मन में स्टार्ट हुआ था। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर है एडवर्ड एडवर्ड मुंक। और इसी एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से इंस्पायर्ड रहे हैं आर्टिस्ट मोहन सामंत। मोहन सामंत बिलोंग करते हैं बॉम्बे ग्रुप के मेंबर हैं, बॉम्बे ग्रुप के फाउंडर हैं के हैबर। और अभिव्यंजनावाद में जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो लाइक इस तरह की पेंटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझ लें, इनका बहुत फेमस है एडवर्ड मुंक का द क्राई। बेसिकली यहाँ पर आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग को कैप्चर किया है वो रियल ह्यूमन बीइंग के रियल फीलिंग्स को कैप्चर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश पाइन ने प्रेरणा ली। गणेश पाइन ने किससे प्रेरणा ली? लोक कला एवं बंगाल साहित्य से। आर्टिस्ट गणेश पाइन का जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में पैदा हुए थे बंगाल में, और ये फैंटेसी कलाकार हैं, फैंटेसी आर्टिस्ट हैं। फैंटेसी आर्ट मूवमेंट बेसिकली होता है लाइक उस तरह की पेंटिंग्स बनाना, ड्रीमी लाइफ को कैप्चर करना। ठीक है, इनका बहुत फेमस है वाइट हैंड वाइट हैंड बहुत फेमस पेंटिंग है गणेश पाइन की। इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था कलकत्ता से गणेश पाइन ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और टेम्परा टेक्निक में काम करते हैं। पूछा जा सकता है कि गणेश पाइन किस टेक्निक में काम करते हैं, तो टेम्परा टेक्निक में। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है रात का सौदागर, एक स्वप्न की मृत्यु, हत्यारा और स्वप्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामेश्वर ब्रूटा सामाजिक व्यंग्य के लिए किससे विषय लेते थे? तो सामाजिक व्यंग्य मीन्स सोशल कार्टूनिस्ट पेंटिंग जो बनाई जाती थी, रमेश्वर ब्रूटा हिप्पी संस्कृति का विषय लेते थे। रामेश्वर ब्रूटा बिलोंग करते हैं दिल्ली शिल्पी चक्र 1949 में स्टार्ट हुआ। इसके फाउंडर थे बीसी सान्याल और इसके मेंबर रहे हैं रमेश्वर ब्रूटा दिल्ली शिल्पी चक्र के मेंबर थे। इनका जन्म हुआ था 1941 ईस्वी में दिल्ली में। दिल्ली शिल्पी चक्र के मेंबर भी रहे और इनका जन्म दिल्ली में 1941 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी दिल्ली कला विद्यालय से, दिल्ली कॉलेज से अपना एजुकेशन कंप्लीट किए थे। रामेश्वर ब्रूटा ने टीचिंग कराई है त्रिवेणी कला संगम में। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है गोरिल्ला सीरीज गोरिल्ला सीरीज बहुत फेमस है रामेश्वर ब्रूटा का। रामेश्वर ब्रूटा का मुख्य केंद्र जो था वो मनुष्य है। दैट मीन्स रामेश्वर ब्रूटा जो पेंटिंग्स करते थे वो मेन ह्यूमंस पे कैप्चर किए हैं। रामेश्वर ब्रूटा ने देखिए नारी की आकृति नहीं बनाई है, इन्होंने सिर्फ मेल्स को कैप्चर किया है अपनी पेंटिंग में। ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नारी की एक भी पेंटिंग नहीं बनाई है। रामेश्वर ब्रूटा शरीर पर बाल दिखाने के लिए कैनवस को ब्लेड से खुरसते थे। कैनवस होता है, कैनवस पर स्क्रैच लाइक बाल दिखाने के लिए ये ब्लेड से स्क्रैच करते थे कैनवस को। वो टेक्सचर लाइक कह लेंगे, टेक्सचरल इफेक्ट दे दिया जाता था ब्लेड के थ्रू। विद द हेल्प ऑफ ब्लेड ये इस तरह का टेक्सचर देते थे। बायोग्राफी ऑफ ए बॉडी रामेश्वर ब्रूटा की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा है बायोग्राफी ऑफ ए बॉडी। बायोग्राफी ऑफ ए बॉडी रामेश्वर ब्रूटा की आत्मकथा है। समकालीन आधुनिक प्रभाववादी दृश्य चित्रकार रामेश्वर ब्रूटा हैं। तो ध्यान रखिएगा, समकालीन आधुनिक प्रभाववादी दृश्य चित्रकार हैं।
भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय दिया। सर्वप्रथम परिचय किसने दिया? भारत में प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय दिए थे ग्लैडस्टोन सोलेमन। देखिए, प्रभाववादी बेसिकली इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को कहते हैं। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का टाइम है 1870 टू 1890। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट प्रभाववादी की पेंटिंग है 1872 की। 1872 की पेंटिंग सूर्योदय का प्रभाव मोने ने बनाया। मोने की पेंटिंग है सूर्योदय का प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रेशन ऑफ सनराइज। ये चित्र पेरिस फ्रांस में प्रारंभ हुआ। भारत में प्रवृत्ति सबसे पहले जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक ग्लैडस्टोन सोलेमन में दिखाई देता है। उसके बाद एनएस बेंद्रे में दिखाई देता है। एनएस बेंद्रे सबसे पहले, ग्लैडस्टोन सोलेमन, फिर एनएस बेंद्रे में दिखाई देता है। और इस प्रवृत्ति का मुख्य रूप से भारत में लखनऊ में रणवीर सिंह बिष्ट ने काम किया। रणवीर सिंह बिष्ट ने किस तरह का काम किया? तो प्रभाववादी इन्फ्लुएंशियल रहा था रणवीर सिंह बिष्ट की भी पेंटिंग में। और अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से इंस्पायर्ड है प्रभाववादी से राम कुमार। आर्टिस्ट राम कुमार एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप के लिए फेमस है। निकोलस रोरिक जिन्हें मास्टर ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है, निकोलस रोरिक। और थर्ड, रजा की पेंटिंग में भी देखने को आपको मिल जाएगा इम्प्रेशनिज्म का इन्फ्लुएंस। अभिव्यंजनावाद से प्रभावित चित्र बार्सिलोना किस कलाकार ने बनाया? बार्सिलोना है फ्रांसिस न्यूटन सूजा की पेंटिंग। और इंस्पायर्ड रहे थे अभिव्यंजनावाद से। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी अभिव्यंजनावाद के बारे में। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशनिज्म। 1905 में स्टार्ट हुआ जर्मन में। और इसके फाउंडर जन्मदाता थे एडवर्ड मुंक। देखिए, अभिव्यंजनावाद को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक चला था डाई ब्रूके और दूसरा चला था ब्लू राइडर ग्रुप। डाई ब्रूके और ब्लू राइडर ग्रुप। डाई ब्रूके के फाउंडर थे लुडविग कृष्णर और ब्लू राइडर ग्रुप के फाउंडर थे वेस्ली कंडेंस्की। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। इसका प्रधान कलाकार एडवर्ड मुंक को ही माना जाता है। जन्मदाता एडवर्ड मुंक थे। जर्मन में शुरू हुआ। लगभग इसी समय यह प्रवृत्ति फ्रांस में फाववाद के नाम से प्रचलित थी, जिसका प्रधान कलाकार हेनरी मैटिस को कहा जाता है। भारत में अभिव्यंजनावाद सबसे पहले राम किंकर बैज की पेंटिंग में दिखाई देती है। राम किंकर बैज काफ़ी फेमस मूर्तिकार हैं। इनको भारत का प्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है। इनकी मूर्तियों में, पेंटिंग्स में कैसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है? अभिव्यंजनावाद का। ठीक है। उसके बाद अनदर आर्टिस्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में भी अभिव्यंजनावाद का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। अदर आर्टिस्ट हैं सतीश गुजराल, सोमनाथ होर और जैनुल आबदीन, केसीएस पानिकर, एफएन सूजा। जैनुल आबदीन, केसीएस पानिकर जो चोलामंडल के फाउंडर रहे हैं, केसीएस पानिकर और एफएन सूजा पैग ग्रुप के मेंबर थे। इन आर्टिस्ट में कैसा एक्सप्रेशन दिखाई देता है? घनवाद का एक्सप्रेशन, सॉरी अभिव्यंजनावाद का एक्सप्रेशन दिखाई देता है। ठीक है। और फ्रांसिस न्यूटन सूजा बिलोंग करते हैं पैग ग्रुप से। पैग ग्रुप के ये जन्मदाता हैं, फाउंडर। पैग ग्रुप का स्टार्टिंग हुआ 1947 या 48 कहीं पे देखने को मिल जाएगा। 47-48 में चला था मुंबई में। सतीश गुजराल का चित्र डोसोलेशन प्रभावित है। इनकी पेंटिंग है डोसोलेशन। एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनावाद से ही प्रभावित है। मूर्ति कला में देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने किस यूरोपीय मूर्तिकार से प्रभावित होकर यूरोपीय विचार का संश्लेषण किया? रॉडिन और वर्डेले से प्रभावित हैं। वर्डेले से प्रभावित हैं देवी प्रसाद रॉय चौधरी।
देवी प्रसाद रॉय चौधरी के टीचर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए, इन्होंने मूर्ति कला की शिक्षा ली थी देवी प्रसाद रॉय चौधरी ने हिरमन रॉय चौधरी से, ठीक। और चित्रकला की शिक्षा लिए थे अवनींद्रनाथ टैगोर से, मतलब ये अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं, ठीक। और इन्होंने ऑयल कलर का शिक्षा लिए थे इटालियन गुरु बायस से, इटालियन गुरु बायस से ऑयल कलर का एजुकेशन लिए थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में। 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट में टीचर रहे हैं। उसके बाद ये डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास में इनकी नियुक्ति हो गई थी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी दृश्य चित्रण एवं व्यक्ति चित्रण के लिए अद्वितीय थे। इन्होंने अपने दृश्य चित्रों में पर्वत, शिखरों एवं कोहरों युक्त प्रातःकालीन दृश्य को चित्रित किया। बेसिकली ये कह लें कि इन्होंने लैंडस्केप के एटमॉस्फेयर को कैप्चर किए। देवी प्रसाद रॉय चौधरी के हाव भाव एवं सौंदर्य का स्वाभाविक अंकन दिखाई देता है। देवी प्रसाद रॉय चौधरी स्कल्प्टर जो मूर्तियां बनाते थे रॉडिन और वर्डेले से प्रभावित थे, लेकिन जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, पेंटिंग्स में किससे इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे, वो रैम्ब्रांड थे। रैम्ब्रांड है बरूक आर्टिस्ट, और टिशियन बिलोंग करते हैं हाई रिनेसेंस के वेनिसगढ़ के आर्टिस्ट हैं। तो इन दोनों की पेंटिंग से इन्फ्लुएंस थे देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है श्रम की विजय, इंग्लिश में बोलते हैं लेबर एट वर्क। लेबर एट वर्क, लेबर एट वर्क इन्होंने मरीना बीच चेन्नई में भी बनाई है, और नगमा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में भी बनाए हैं। और कांसे ब्रॉन्ज में इन्होंने बनाया, मटेरियल ब्रॉन्ज था। इनकी डांडी मार्च भी बहुत फेमस है। डांडी मार्च जिसे जो बनाए हैं ये दिल्ली संग्रहालय में है। मार्टिन्स मेमोरियल इंग्लिश में बोलते हैं शहीद स्मारक पटना संग्रहालय में बनाए हैं। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जब जाड़ा ऋतु आता है, जब शीत ऋतु आता है, प्लास्टर में इन्होंने बनाया है। सड़क बनाने वाले, ये भी प्लास्टर में बनाए हैं। मूर्तिकार के पिता। और इनके इम्पॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्टली पेंटिंग्स भी पूछी जा सकती है। वैसे तो फेमस रहे हैं ये मूर्तिकार के लिए, लेकिन इन्होंने पेंटिंग में काम किया है। कौतूहत, मुसाफिर, खतरनाक रास्ते, तूफान के बाद, दोपहर का विश्राम, पूल इन्होंने बनाया है पेस्टल कलर में पूल बनाए हैं। महल की गुड़िया, गपशप, भूतिया औरत, तिब्बती बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, इनकी ग्रीन एंड गोल्ड इन्होंने बनाई है। ग्रीन एंड गोल्ड काफ़ी फेमस है देवी प्रसाद रॉय चौधरी का। और ये किस में बनाया, तो टेम्परा टेक्निक में इन्होंने ग्रीन एंड गोल्ड बनाया है। और रॉयल एकेडमी लंदन में एग्जिबिट है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर एग्जिबिट है ग्रीन एंड गोल्ड, रॉयल एकेडमी लंदन में। रॉयल एकेडमी लंदन की जो वो संस्थापक सदस्य थे, लाइक फाउंडर कह लें, फाउंडर थे सर जोसुआ रेनॉल्डर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आ भी चुका है एग्जाम में। सर जोसुआ रेनॉल्डर रॉयल एकेडमी लंदन के संस्थापक सदस्य थे और फाउंडर रहे हैं। जेआरएफ एग्जाम में पूछा गया 2018 में। और इनका ग्रीन एंड गोल्ड एग्जिबिट है लंदन में। देवी प्रसाद रॉय चौधरी को 1958 में पद्म भूषण मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ही हैज लॉन्ग वे टू गो। ही हैज लॉन्ग वे टू गो इन्होंने बनाया टेम्परा टेक्निक में बनाया है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। देवी प्रसाद रॉय चौधरी की जो शैली थी वो यथार्थवादी शैली थी, पाश्चात्य पद्धति यथार्थवाद शैली। और ये ऑयल कलर का एजुकेशन लिए थे अपने गुरु
बायस से, इटालियन गुरु थे बायस। ये इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आर्टिस्ट का टीचर इनके पता ही है कि मूर्तिकार जो इनके टीचर रहे हैं हिरमन रॉय चौधरी, चित्र का एजुकेशन पेंटिंग्स का लिए थे अवनींद्रनाथ टैगोर से, लेकिन ऑयल कलर की शिक्षा बायस से लिए थे। रणवीर सिंह बिष्ट के जल रंग से बने दृश्य चित्र किस वाद से प्रभावित हैं? रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ के बाढ़ दृश्य के लिए बहुत फेमस है और इनकी जो पेंटिंग्स है वो प्रभाववादी शैली से बिलोंग करती है, मतलब ये इन्फ्लुएंस थे इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये लैंडस्केप कैप्चर करते थे। रणवीर सिंह बिष्ट के टीचर थे ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन रणवीर सिंह बिष्ट के टीचर थे और लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी 1911 में और यहाँ के प्रथम स्टूडेंट थे ललित मोहन सेन। इज इट क्लियर? चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। इनका क्या नाम है रणवीर सिंह बिष्ट का। रणवीर सिंह बिष्ट का टाइम ड्यूरेशन है 1928। 1928 में ये गढ़वाल टिहरी उत्तराखंड में पैदा हुए थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी लखनऊ कला विद्यालय से ललित मोहन सेन से। ललित मोहन सेन उस टाइम इनके टीचर थे। 1960 में 1960 में कला विद्यालय लखनऊ में एएमटी के अध्यक्ष बने। फिर 1968 में प्राचार्य बन गए थे। उसके बाद 1975 में लखनऊ कला विद्यालय से संबंधित हो जाने से विशिष्ट ललित कला एकेडमी के विभागाध्यक्ष के डीन बन गए। कहाँ के डीन बने? लखनऊ कला विद्यालय के ललित कला विभाग के डीन बने रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके अवार्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट को 1965 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक। 1966 में रणवीर सिंह बिष्ट को जल रंग वाटर कलर पर अवार्ड मिला। वाटर कलर पेंटिंग मतलब करते थे, वाटर कलर अवार्ड इनको मिला। 1991 में इनको पद्मश्री मिला। पद्मश्री से नवाजे गए 1991। रणवीर सिंह बिष्ट जल रंग में विख्यात रहे हैं, प्रभाववादी से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं और इन्होंने 1960 में गोमती नदी से आई बाढ़ के दृश्य का काफी पेंटिंग्स बनाए। राम कुमार का वह कौन सा चित्र है जो अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है? इनकी फेमस पेंटिंग है राम कुमार की टाउन। टाउन पे इन्फ्लुएंशियल रिफ्लेक्शन रहा है अभिव्यंजनावाद का। राम कुमार बेसिकली फेमस रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप के लिए और इन्होंने वाराणसी बनारस के भी काफी लैंडस्केप्स पेंटिंग्स बनाए हैं। अभिव्यंजनावाद से प्रेरित पेवमेंट ड्वेलर्स नामक चित्र के कलाकार का नाम है आर्टिस्ट केसीएस पानिक्कर। केसीएस पानिक्कर चोलामंडल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। चोलामंडल ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे केसीएस पानिक्कर। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कृति है वर्ड एंड सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में भी पूछा गया है। मातृत्व नामक कृति अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है, संबंधित कलाकार का नाम बताइए। मातृत्व जो कृति है वो अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है। मातृत्व पेंटिंग है आर्टिस्ट राम किंकर बैज की। राम किंकर बैज भी बिलोंग करते हैं एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट से। अभिव्यंजनावाद की जो प्रथम पेंटिंग्स और चित्र का इन्फ्लुएंशियल भारत में देखने को मिलता है वो राम कुमार की मूर्तियों में देखने को मिलता है।
ब्रूडिंग नामक कृति अभिव्यंजनावाद से प्रेरित है, संबंधित कलाकार का नाम बताइए। ये जो ब्रूडिंग है फेमस है, ये भी अभिव्यंजनावाद से ही प्रभावित रहा है। ब्रूडिंग फेमस पेंटिंग है रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर की ब्रूडिंग एक्सप्रेशन से इन्फ्लुएंस रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पेंटिंग्स में दिखाई देता है वो एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। थोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1861 में हुआ था, 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में। 7 मई 1861 में ये पैदा हुए थे। क्या क्या थे ये? कवि थे, उपन्यासकार थे, संगीतज्ञ थे, अभिनेता थे, दार्शनिक थे और चित्रकार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन। 1913 में गीतांजलि पर, इनकी पुस्तक है गीतांजलि, गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कह लें, गीतांजलि पुस्तक पर। नोबेल साहित्य पुरस्कार इनको मिला गीतांजलि पर, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर 1915 ईस्वी में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। नाइटहुड की उपाधि भारत में पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और यूरोप में फर्स्ट टाइम नाइटहुड की उपाधि मिली थी पीटर पॉल रुबेंस, बरू का आर्टिस्ट पीटर पॉल रुबेंस को। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1919 में शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना, कला भवन की स्थापना हुई। 1921 1921 में इसी कला भवन को एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से एक्सप्लोर कर दिया गया। ठीक। 1926 में रविन्द्रनाथ टैगोर यूरोपीय देशों की यात्रा किए एवं प्रथम विश्व युद्ध पर कई लेख लिखा इन्होंने। फिर 1928 में 67 या 68 मतलब 67वें या 68वें वर्ष की आयु में लेखन बंद करके पेंटिंग्स करना शुरू कर दिए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कब इन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया, ये आया भी है क्वेश्चन। तो 67वें 68वें वर्ष में, उस टाइम 1928 का टाइम ड्यूरेशन था। 1930 में रविन्द्रनाथ ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी पिगाल आर्ट गैलरी में। पिगाल आर्ट गैलरी में इन्होंने फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी पेरिस में। पूछा जाएगा कि कहाँ एग्जीबिशन लगाएं, ये पेरिस में लगाएं, 1930 में लगाएं पिगाल आर्ट गैलरी में। 1946 ईस्वी में यूनेस्को में अपनी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के 4 चित्र प्रदर्शित किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टिंग में जो आरंभिक इन्होंने इमेजिनेशंस एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाई, फिर 1926 के टाइम ड्यूरेशन में 1926 में इन्होंने कपड़ों व उंगलियों स्याही में डुबोकर इस तरह से पेंटिंग बनाए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसी भी परंपरा में बंद कर काम नहीं किया, बिल्कुल फ्रीलांस इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है फ्रीडम होकर। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, डिस्क्राइब कर देती हूँ। इनकी पेंटिंग है विचित्र जंतु, विचित्र जंतु, विचित्र जंतु है मशीन मैन, मशीन मैन, कूदता हुआ हिरन, कूदता हुआ हिरन। उसके बाद है इनका थके हुए यात्री, थके हुए यात्री। पक्षी युगल, पक्षी युगल। सफेद धागे, सफेद धागे। कानाफूसी, कानाफूसी भी काफी फेमस है इनकी। 3 योद्धा, 3 योद्धा। लॉफिंग फेस, लॉफिंग फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉफिंग फेस में एक हंसता हुआ चेहरा दिखाया गया है मोनोक्रोमेटिक लाइक बर्न साइना कलर्स को कैप्चर करके।
देखिएगा, अच्छी पेंटिंग्स है। लॉफिंग फेस, वुमेन्स इन वुमेन फेस इन द कलर, वुमेन फेस इन द कलर, वुमेन फेस इन द कलर। ठीक, मतलब एक वुमेन के चेहरे पे काफी कलर्स हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, पुस्तक, उसके बारे में देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की काफी फेमस बुक है, रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट काफी फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक, बुक है इनकी। टैगोर के प्रारंभिक चित्रों पर अभिव्यंजनावाद कला एडवर्ड मुंक का इन्फ्लुएंशियल इफेक्ट था।